नमस्कार दर्शकों, बाबा रामदास जी के चैनल स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा जी, आपने अपने जीवन का एक लंबा समय उत्तर प्रदेश में बिताया है, वह भी तब जब मायावती जी का उत्थान हो रहा था और उनको अपने पीक एलिमेंट में आपने देखा है, उनके सत्ता को, उनके सबको। कल परसों में लखनऊ में एक बड़ी रैली हुई मायावती जी की, और जाहिर सी बात है बड़ी सफल रैली रही, बड़ी शांत रैली रही। और जो उनका वोट बैंक है वो सब लोग कहते हैं इंटैक्ट रहता है, और वो अपना आकर थोड़ा सा इनएक्टिव हो गई थी, तो थोड़ा सा मतलब शिथिलता आ गई थी, जाहिर सी बात है सत्ता में भी नहीं गए दिन से। और वापस से उन्होंने उसमें ऊर्जा भरने का पूरा प्रयास किया। सही है। पर बाबा जी, एक सिंपल सा सवाल। आज जब आज के समय में जब भारत की राजनीति में एक ही राजनीति हो रही है, वह हिंदू और मुसलमान की, और जाहिर सी बात है इसमें किसी को शंका रहनी नहीं चाहिए। सेकुलर पार्टियां मुसलमानों की पार्टियां हैं और भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। फिलहाल यही नैरेटिव है, यही शायद सत्य भी है, या कम से कम भारत भाजपा एंटी हिंदू नहीं। आज के समय में मायावती जी की जो ये रैली या बसपा का जो उत्थान फिर से वह करना चाह रही, तो क्यों करना चाह रही है? क्या जातिगत राजनीति करनी है, या जातिगत राजनीति का कोई और फ्लेवर है जो चेंज हो रहा है, उसको भाप गई है बाबा जी? देखिए, मायावती जी की रैली में मुझे जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात मिली, वो मायावती जी जब बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि एनडीए का कोई सहयोगी दल की रैली कर रहा है, हालांकि वो एनडीए में नहीं है। और आमतौर पे जो विपक्षी पार्टी होती है, जब वो रैली करती है तो वो सरकार जो होती है, रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट की आलोचना करती है। और जो विपक्ष में बैठी पार्टियां होती है उनके प्रति न्यूट्रल रहती है, या अगर उसका वोट बैंक वहां शिफ्ट हो रहा है या उसके वोट बैंक को कोई खतरा है जिन लोगों से, सिर्फ उन लोगों की आलोचना करती है। यहां उल्टा हुआ सर। मायावती जी अगर राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की तारीफ करती हैं, राज्य सरकार की तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि वो स्मारकों के टिकट के पैसे उन्हीं स्मारकों पे खर्च कर रही है, और केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका सबसे बड़े लाभार्थी जो है दलित, वंचित, शोषित वर्ग है, होना भी चाहिए। मुझे आपको किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की जरूरत नहीं है सर। मैंने आज तक मुझे याद है, हमने आज तक, मैंने, मेरे परिवार ने पिछले 20 सालों में आज तक कभी भी किसी भी सरकारी योजना और सब्सिडी का लाभ नहीं लिया। किसान निधि, हम भी किसान हैं, पर आज तक हमारे पास किसान निधि का एक पैसा नहीं आया जन हमने प्रयास किया। हमने गैस सिलेंडर बहुत पहले त्याग दिया था, सब्सिडी वाला। हमने कभी राशन नहीं लिया 5 किलो। यहां तक कि मेरे विक्रम भैया ने, पिताजी का जब देहांत हुआ तो उनके नाम पे किसान क्रेडिट कार्ड था जिसकी 42,000 रुपए का कोई कृषि लोन था। तो वो विक्रम भाई साहब वो पैसे लेके गए बैंक, तो वो फील्ड अफसर हमारे परिवार का बहुत पुराना फैमिली फ्रेंड है, वो बोले कि अभी पैसा मत जमा कीजिए, ये लोन वेवर आ रहा है। तो उन्होंने कहा यार, लोन वेवर में भी नोट यही होता है कि किसान अपना कर्जा नहीं चुका पाया तो उसका कर्जा जो है सरकार ने चुकाया, लिखा यही जाता है। तो अब हम मरे हुए बाप को 42,000 रुपए का लोन डिफाल्टर कागजों में क्यों घोषित करे? भैया तुम पैसा ले लो। हमने सर वो पैसा भी जमा किया। परंतु जो दलित, शोषित, वंचित वर्ग है, उनको उनको शौचालय चाहिए, उनको एलपीजी सिलेंडर चाहिए। एक दलित परिवार में सर, एक गरीब परिवार में प्रेशर कुकर और गैस सिलेंडर, ये दो चीजों से उस महिला का जीवन बदल जाता है। इसको मैंने अपनी आंख से होते हुए देखा है सर, अपने गांव में, मुसहर बस्तियों आप में। तो काफी काम कर चुके हैं सर उन लोग के साथ। मैंने उनके बीच में जी। काम किया। तो सर नल ऐसे में का अगर मोदी की कनेक्शन सर। तारीफ कर रही हैं बहन जी, तो बनती है वो तारीफ। नल सर का कनेक्शन।
हाँ, वो आपने हमारे गांव की मुसहर बस्ती देखी होगी, आज वहां 23 हम्म, पक्के मकान बन चुके हैं, जहां झोपड़ी तक नहीं होती थी कायदे की। खैर, परंतु योगी जी की तारीफ करना, राज्य सरकार की तारीफ करना, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी और कांग्रेस और सपा की आलोचना, 1 घंटे के भाषण में 4 बार तो दोगला बोली है। तो सर, सर बात यह है सही कि बोली है कि गलत थोड़ी बोली। सर बात यह है कि ये ठीक है कि 23% से घट के 12% पे आ चुकी है बसपा। बसपा, और बसपा के अस्तित्व। और सर देखिए, बसपा ने आज, अवनीश भाई हमेशा एक बात कहते हैं कि बसपा की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने कभी राष्ट्रवाद की जो उनकी जो पॉलिसी है और राजनीति है, उससे कभी बसपा डेविएट नहीं हुई। उन्होंने समाज में कभी भी विघटन की बात, वर्ग संघर्ष की बात, सड़क पे उतर के किसी किस्म की एनार्की, तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट की बात नहीं की। अपने वोटर वर्ग को कभी बहुसंख्यक समाज या हिंदुत्व के प्रति भड़काने का काम नहीं किया। वो कहती है सिस्टम में रह के अपने हकों के लिए लड़ो और अपने तरक्की के लिए काम करो। अच्छा, एक और मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूं। जब मायावती जी ने ये SC/ST एक्ट लागू हुआ और बहुत सारे सवर्णों पर झूठे मुकदमे दायर होने लगे, तो मायावती जी ने खुद, मुझे याद है अच्छी तरह, अपनी ही सरकार में अपने सारे पुलिस ऑफिसर्स को निर्देश दिया था कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग बहुत हो रहा है और उसको करके किसी सवर्ण का शोषण नहीं होना चाहिए। और तब से वाकई बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ है, नहीं तो सवर्ण का वाकई इस कानून के नाम पर शोषण हो रहा था। तो सर आज मैं ये देख रहा हूं कि मायावती जी ने अपने वोटर वर्ग को, दलित वर्ग को, जिनको कि हिंदुत्व से तोड़ के अलग करने का जो षड्यंत्र राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल रच रहे हैं, उनसे एक अलग लाइन लेते हुए अपने दलित वोटर वर्ग को वापस हिंदुत्व, सनातनी इकोसिस्टम से वापस जोड़ने की एक शुरुआत की है, जिसको लेकर, जिसको, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। क्या इस ये कहेंगे रैली का आप जो, कि मायावती का, क्या ये आप कहेंगे कि मायावती का शत्रु बोध बहुत क्लियर है? उन्हें पता है कि उनका जो वर्ग है जिसका वो रिप्रेजेंटेशन करती हैं, जिसके लिए उन्होंने सड़क पर लड़ाई लड़ी और अल्टीमेट संघर्ष किया अपने दलित लोगों के लिए, जिसको प्रताड़ित करती थी मुलायम सरकार या ओबीसी या मुसलमान, सबने प्रताड़ित किया, खूब किया है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। उनके हकों के लिए जब वो आवाज निकाली, तो आज भी उनके फंडे बहुत क्लियर हैं, शत्रुबोध बहुत क्लियर है। जोगेंद्र नाथ मंडल जैसी बेवकूफी मायावती नहीं कर रही, क्या आप ये कहेंगे? उनको पता है कि आज भी एक्चुअल उनके दलित वर्ग का, उनके जिसका वो तारणहार है, जिसकी वो पालक हैं, जिस वर्ग ने उनको अपना नेतृत्व सौंपा है, नेता माना है, वो आज भी वो चिंता करती है, जानते हैं कि इनका असली शत्रु कौन है। क्या यह क्लियर है उनका फंडा? सर मायावती का, शी वॉज नेवर कंफ्यूज्ड। वो ये जानती थी कि मेरे मेरा जो वर्ग है, इसकी सबसे पहले तो समस्याएं क्या हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनको खतरे क्या क्या हैं, और इनको उन खतरों से बचाना कैसे है। ये मायावती का फंडा पहले दिन से क्लियर था, कांशीराम जी से लेके मायावती तक सबका। और इन्होंने जो अपने वोटर वर्ग को के सशक्तिकरण के लिए अपनी सरकारों में रहते हुए जो काम किया, वो काबिल तारीफ है। और कभी भी अपने वोटर वर्ग को हिंदुत्व से कटने नहीं दिया, और
राष्ट्रवाद की भावना अपने वोटर वर्ग में हमेशा बना के रखी, उसको बढ़ाया। अच्छा, दूसरी बात है, चोर गुंडे बदमाश हमेशा इनके शासनकाल में जो है वो हाशिए पे रहे। हालांकि इतना सख्ती से नहीं कंट्रोल कर पाए जितना योगी जी ने किया, इतना तो खैर कोई भी नहीं कर पाया आज तक। भाई कल्याण सिंह जी बहुत बहुत सख्त प्रशासक थे, पर चोर गुंडे बदमाश और विघटनकारी तत्वों, राष्ट्र विरोधी तत्वों, पाकिस्तान परस्त, गजवाए हिंद वाले हैं, दारुल इस्लाम बनाने का सपना देखने वाले लोगों को जिस सख्ती से योगी जी ने कंट्रोल किया उतना तो किसी ने नहीं किया। परंतु मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, प्रशासन का भी रिकॉर्ड, जो पूरा उनकी प्रशासन पार्टी में भी माफिया थे वो नियंत्रित थे, नियंत्रित, अनियंत्रित उनको बेलगाम नहीं थे। उनको लूट की खुली छूट नहीं थी। हम्म। हाँ, मुस्लिम उनका वोट बैंक उन्होंने भी कभी हावी नहीं हो पाया मायावती पर, मुस्लिम कभी नहीं। वोट बैंक को कभी हावी नहीं होने दिया अपनी पॉलिसीज पे, उनको सिर पे नहीं बैठाया। अखिलेश तो की तरह लेट नहीं गए। हाँ, तो सर आज की तारीख में जबकि भाजपा 50% वोट शेयर का लक्ष्य बना के चल रही है, ऐसे में मायावती जी का केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ करना, ये एक स्पष्ट इशारा है, स्पष्ट एक तरह से निर्देश है। अच्छा, ये तो रैली थी, तो रैली से उन्होंने इतना बोल दिया, बाकी खोल के तो बताएंगे नहीं। सर खोल के बताएंगे। अब जब विस्पर कैंपेन चलता है ना, बसपा का जो कैडर होता है वो कान में बतियाता है। मैंने बसपा के कैडर को जमीन पे काम करते हुए देखा है, और बसपा का जो कैडर है गांव गांव में घूम के कान में बात करता। और बहन जी का जो निर्देश आया है, इससे क्या हो कि एक लाइन क्लियर हो गई। अब अगर कैडर कुछ कान में बोलेगा तो बोलेगा हाँ हाँ सही कहा तू, बहन जी वहां लखनऊ वाली रैली में कहले हैं, बहन जी ने कहा है कि नहीं भ्रम नहीं रहा, योगी जी। भ्रम हटा दिया हाँ, उन्होंने। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कार्यकर्ता अपने मन से कुछ कह रहा है, पता नहीं बहन जी का निर्देश है कि नहीं है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। और मुझे लगता है कि सर बीजेपी का कोई ना कोई टैक्टिकल एक एग्रीमेंट हो जाएगा। और देखिए, बीजेपी के लिए ये बहुत जरूरी है कि यूपी में मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट बना रहे। यदि बसपा कमजोर होती है तो इसका फायदा सीधे सीधे सपा को मिलता है, और ये हम 2024 के लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। इसलिए अच्छा, अगर सिर्फ 2 से 3% वोट का भी रिवाइवल हो गया, अगर मायावती जी 12 से सिर्फ 3%, 15 पे भी चली गई, तो सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जयंत ऑलरेडी बीजेपी के साथ आ चुके हैं, पियर का चचा सुभाषपा यार ये सब पेंडुलम वो है सर, ऑलरेडी। कब कब किधर नहीं जाएंगे इनको पता। सर, एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं आपको, दुई बिस्किट में अगर कोई आपका द्वार अगोरने लगे तो 2 बिस्कुट कितनी महंगी चीज है यार। सत्ता में सबका अपना एक इच्छा होती है, सत्ता ठीक, में सबको अपनी पेंडुलम है तो हिस्सेदारी चाहिए होती है। पेंडुलम, हाँ तो ठीक। पेंडुलम तो बहुत अच्छी चीज होती है। हाँ, तो सर ये है, वापस भी प्लस आता है। अगर उसमें 2 से 3% वोट शेयर बहन जी का बढ़ जाता है, तो वो सीधे सीधे सपा का 3% का जो नेगेटिव स्विंग है वो सपा का सोपड़ा साफ कर देगा। सर लेकिन मुख्य बात ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मायावती जी सत्ता में थी इसलिए कोई भी जब सत्ता में होता है तो वोटर को और ताकत मिलती है, और वोटर अपना नेतृत्व सत्ता में इसीलिए भेजता है, चुनाव लड़ता है कि हमको भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। जैसे भाजपा ने ये काम किया सोशल इंजीनियरिंग की, एक प्रचलित रहा कि सवर्णों बनियों की पार्टी है भाजपा, धीरे धीरे उन्होंने ओबीसी में काम किया, ओबीसी फोल्ड में आ गए, काफी हद तक उन्होंने कितना कार्य किया वो आपको हम कई बार जानते हैं। तो दलितों को भी तो सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए।
अगर मायावती जी को वोट देकर वह सत्ता में नहीं आ पा रहा तो क्या फायदा। तो सत्ता में हिस्सेदारी के लिए, और सत्ता जाहिर सी बात है सबके लिए, सबका अधिकार है। भाजपा चूंकि किसी एक जातिगत पार्टी नहीं है, भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, तो जाहिर सी बात है दलित भाई हमारे, सब हम लोग हिंदू ही हैं। तो सत्ता में तो इनको भी थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बाबा जी। बाबा जी। नेटवर्क इशू है संदीप भाई। हम्म। देखिए, आपने जो बात उठाई, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ संदीप भाई, मुझे सुन पा रहे हैं हम? जी सुन पा रहे हैं, पर आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। एक बार यदि आप पॉज करें। तो देखिए, वो चलिए लोकल रिकॉर्डिंग्स में वो कवर हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि निश्चित रूप से कोई भी वोटर वर्ग सत्ता में उसको भागीदारी चाहिए, और सत्ता से भागीदारी का सर जो मूल है वो ये कि उनको सत्ता का लाभ पहुंचे और उनको सुरक्षा मिले। सर ये दोनों, सत्ता के लाभ, सरकार की से जो योजनाएं उनका लाभ, और सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, इन दोनों ही पैमानों पर भाजपा की सरकार में दलित बहुत ज्यादा सुरक्षित है। दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न, दलितों के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार की जो भी शिकायतें आती थी वो सपा के शासन में आती थी, आपको याद हो, या मान लीजिए कांग्रेस का तो अब शासन गए हुए बहुत लंबा समय हो गया, या वो पुराने जमाने में इंदिरा गांधी के जमाने में या राहुल गांधी के जमाने में दलितों के साथ क्या क्या व्यवहार होता था, ये किसी से छुपा नहीं है। तो सर वो सब पुरानी बातें हो गई। अच्छा, दलितों को सबसे बड़ा जो दंश था वो ये था कि ये वोट नहीं दे पाते थे, इनको बेचारों को कोई बूथ तक आने नहीं देता था। आज कम से कम पिछले 20 सालों में वो स्थिति तो नहीं रही ना। आज दलित का वोट आप लूट नहीं सकते। तो सर दलित एम्पावर हुआ है, प्लस सारी योजनाओं का लाभ, उनका लाइफस्टाइल, उनका जीवन शैली, उनको उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो पूरी हो रही हैं। और आप अगर गांव में चले जाइए तो आप देखेंगे कि जीवन स्तर पहले से बहुत ज्यादा सुधरा है। मैं तो अपने गांव में एक बात बताता हूं, मैं तो हर गांव, हर चीज का पैरामीटर मेरे सामने तो मुसहर बस्ती है। मैं जब भी गांव जाता हूं तो मैं सबसे पहले तो मुसहर बस्ती में किस किस घर में पंखा और कूलर लग गया है, मैं ये जाके पता लगाता हूं। मैं सबसे पूछता हूं कि इस वक्त मुसहर बस्ती में कितनी मोटरसाइकिल। तो किसी जमाने में सिर्फ एक हुआ करती थी, आज से 10 साल पहले। आज हमारी मुसहर बस्ती में 8 मोटरसाइकिल है। हर घर में पंखा लगा है। हर 23 घर शायद बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, सब घरों में पंखा है। एक बात और सर, आपने ये कहा कि मुसहर बस्ती वगैरह में मतलब लोग अपना जीवन यापन स्वयं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, गांव देहात में सड़क है, बिजली है, सारी चीजें हैं, तो लोगों को अपना कार्य करने में सुविधा हो गई है। बिहार में, अब मैं थोड़ा सा बिहार के से ये सवाल भी आपको करना चाहूंगा, आखिरी सवाल आज की चर्चा के लिए, कि बिहार में भी महिलाओं को 10,000 रुपए दिया गया है, और वो कई वीडियोज आ रहे हैं कि उन्होंने स्वयं को अपना ठेला लगा लिया, सब कुछ कर लिया, और जाहिर सी बात है वो उसी तबके से हैं सब लोग। ठीक। क्या मायावती जी की इस रैली का कुछ असर आप बिहार में भी देखते हैं? सर बिल्कुल, देखिए वो असर तो पड़ेगा। एक पॉजिटिविटी का माहौल बनता है वोटर वर्ग में। और बिहार का जो दलित है, महादलित है, वो पहले से ही नीतीश कुमार के साथ काफी हद तक जुड़ा हुआ है, और वो और ज्यादा पक्का होगा मायावती जी के इस रैली के बाद। क्योंकि सर जो बिहार जो है वो
उसको हम बृहत्तर उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, या उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश को हम बृहत्तर बिहार कह सकते हैं। वो व्यालोक भाई तो कहते हैं कि उनका बिहार तो लखनऊ से शुरू होता है। तो निश्चित रूप से इसका असर बिहार की दलित जनता पर भी पड़ेगा, ये मैसेज वहां तक जाएगा। और सर इस मैसेज ने दलितों को सिर्फ एक इशारा किया है कि पहचानो कि तुम्हारा मित्र कौन है। वो आपने कहा ना शत्रुबोध, बहन जी ने अपने वोटर वर्ग को, अपने वर्ग को वोट उनको दे चाहे ना दे, अपने वोटर को एक बात समझा दी है कि तुम्हारे सबसे बड़े हित चिंतक मोदी और योगी हैं। सर ये मैसेज एकदम क्लियर है। अच्छा, जब कार्यकर्ता प्रचार करने जब जाएंगे बस्तियों में, तो वहां इस चीज का, अभी आप देखिएगा, वो उसकी क्लिपिंग कट के जो है पूरे बिहार में वायरल हो जाएंगी, हर फोन में वो क्लिपिंग पहुंचेगी। वहां पे जब वो दलित जो है अपने फोन में बहन जी की क्लिपिंग देखेगा, सुनेगा, उसको समझ में आएगा भाई आखिर दलित तो कहीं का भी हो, बहन जी से रिलेट तो करता ही है। हमारे समाज की एक बेटी जो है इस लेवल तक पहुंची है, ये आभास तो उसको है ही है, ये तो अभिमान तो उसका है ही है। तो सर ये निश्चित रूप से, अनलाइक लालू एंड मुलायम, बहन जी का जो ऑरा है वो पूरे देश भर में है। वो कर्नाटक में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। देश का दलित बहन जी को अपना नेता मानता है। पॉलिटिकली बात सर अलग है। बहन जी का जो सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं कि वो अपने वर्ग को, अपने वोटर वर्ग को, अपने जातीय वर्ग को हिंदुत्व से जोड़ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हरियाणा में इन दिनों एक अंडर करंट चल रहा है, ऐसा वहां पे चर्चा है कि 20 से 30% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। तो कल मैं एक सोशल मीडिया बहस सुन रहा था, तो वहां पे एक जाट भाई जो है वो कहता है कि जाटो हिंदुत्व के चक्कर में मत पड़ो, जाट बने रहो। अर्थात जो हिंदू बन जाएगा, सर जो हिंदू बन जाएगा वो जाट नहीं रहेगा, फिर वो हिंदू बन जाएगा। हैं? ये क्या क्या एक बार रिपीट सर। जो हिंदू हो गया वो हिंदू जाट बन में? जाएगा, हाँ, नहीं, फिर वो हिंदू बन जाट नहीं जाएगा रह या जाता। हिंदू होकर वोट करेगा? नहीं नहीं, जो हिंदू भाई होके हिंदू तो सोचने है ही लग ना। जाएगा, जो जिसकी हिंदुत्व की आइडेंटिटी ज्यादा प्रखर हो जाएगी, ज्यादा मुखर हो जाएगी, जो वोटिंग के अपने लिए ना आप को, मात्र। हाँ, वोटिंग के लिए। मैं कुछ और, मेरी बात को समझिए कि जिस दिन आप अपने आप को पहले हिंदू मानने लगेंगे, फिर जाति आपके लिए मैटर नहीं करेगी ना, फिर आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर अपना पूरा जीवन जिएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका वोटिंग देने का तरीका बदल जाएगा। इसलिए सर अगर जाति कोई मैटर नहीं व्यक्ति, बाबा जी, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, दर्शक खफा होंगे, पर मैं क्लैरिटी चाहता हूँ। जाति मैटर नहीं करेगी या जो जातिगत राजनीति कर रहा है वो नेता मैटर नहीं करेगा? फिर मैंने तो यह देखा है कि जाति भी मैटर करना बंद कर देती है। जब आदमी राष्ट्र के लिए सोचने लगता है तो अपने जातीय हित जो है, जो जातीय दुराग्रह, उसको, उससे धीरे धीरे अपने आप हटने लगता है। मैं आज, मेरे लिए कोई नेता इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो मेरी जाति का है। मेरे लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो मेरा नेता है वो राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रवादी है, वो हिंदुत्ववादी है, वो सनातनी है। मेरे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है। मैंने अपना नेता किसी जाति के आधार पर नहीं चुना। मैं मोदी को अपना नेता मानता हूं इसलिए नहीं कि वो बाईकास्ट ठाकुर है, नहीं। मेरे लिए इससे पहले कल्याण सिंह जी नेता थे, वो लोधी थे। मेरे लिए अटल जी नेता थे, वो ब्राह्मण थे। मेरे लिए आडवाणी जी सर नेता थे, लॉ वो एंड ऑर्डर सिंधी के थे। लिए तो मायावती भी नेता थी यूपी की। यूपी के थी, संवर्णों की लॉ बिल्कुल एंड है, ऑर्डर के लिए मायावती भी नेता है। बिल्कुल।
मैं आज भी मायावती को एक हिंदू नेत्री के रूप में ही देखता हूं। उनकी जाति मेरे लिए मैटर नहीं करती। तो सर, जिस दिन हम अपना जातीय दुराग्रह छोड़कर अपनी आइडेंटिटी हिंदू के रूप में असर्ट करने लगेंगे, उस दिन सर इंडिया अलायंस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि इंडिया अलायंस का तो एकमात्र टारगेट है कि हिंदू मत बनो, अपने जातीय आइडेंटिटी को ही सामने रखो। तो सर वो 30% जाट जो हिंदू बन गया और जो आज बीजेपी को वोट कर रहा है, वो तो इंडिया कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। तो वहां ये है कि भैया ये हिंदुत्व के चक्कर में मत पड़ो। मैं आपको बताऊं, जब वो नूह मेवात वाला दंगा हुआ तो वहां बकायदा वीडियो आए। अरे जाटो, तुम्हें इसमें बीच में बोलने की जरूरत नहीं, हमारा मैटर कौन आयो, तुमने इसमें बीच में नहीं पढ़ना है, इन लड़ लेन दो। मतलब बकायदा वीडियो आई थी कि जाट शुड नॉट स्टेप इनटू दिस, दे शुड नॉट इंटरफेयर, ये हमारा मैटर नहीं है, ये हिंदुओं का। और ये तो सर नादिर शाह वाला पानीपत के तीसरा युद्ध हो गया, मराठे आके लड़ रहे थे और बाकी लोग अरे साइड एक खड़े मिनट, थे। जब ये पहलवान जी लोग गंगा जी में मेडल बहाने गए थे तो वहां एक यूके में बैठी हुई एक इनकी यूट्यूब क्रिएटर बोलती है कि गंगा जी में क्यों गए थे, गंगा जी तुम्हारा क्या मतलब है, गंदे नाले में फेंक देते। जी हाँ, ये वीडियो तो आई थी। ईसाई हो गए होंगे सर लोग, नहीं, जो भी है, ईसाई हो गए। उनका यह है कि अपनी जाति का की आइडेंटिटी को असर्ट करो। हिंदुत्व के, अगर हिंदुत्व के एम्ब्रेला के नीचे चले गए तो वह जातियां जो हैं वो शिथिल हो जाती हैं, जातियां की आइडेंटिटी डाइल्यूट हो जाती है, धुंधली पड़ जाती है। सर मायावती ने यही काम किया। मायावती ने अपने वोटर को इशारा किया है कि यू आर अरे बड़ी सेफ बात है। अंडर योगी एंड मोदी, यू आर सेफ अंडर योगी एंड मोदी। अच्छा, मायावती जी ने जोगेंद्रनाथ मंडल वाली गलती नहीं की, नहीं नहीं, मायावती दलितों को और बांग्लादेश से। मायावती का वोटर, सर मायावती और मायावती का वोटर ये बात जानता है कि बहन जी अभी तुरंत यूपी में सत्ता में निकट भविष्य में नहीं आने जा रही हैं, ये जानता है ना। इसमें तो कोई हम्म किसी को एक हम्म एक एक एक, एक विधायक आता है, तो उन्होंने अपने हम्म वोटर को इशारा किया है कि मैं हूं चाहे ना हूं, योगी जी है ना, हम्म, चिंता मत करो, मैं मुख्यमंत्री नहीं भी हूं, योगी जी है ना, चिंता मत करो, हम्म। यूर सेफ। सर ये नेतृत्व की कितनी बड़ी बात है कि जब नेतृत्व यह देख वो अपने आप को अब डाइल्यूट कर रही, मायावती जैसा इंसान, चरित्र, व्यक्तित्व जो है वो अपने आप को डाइल्यूट कर रहा है, क्योंकि वह देख रहा है कि जिस लोगों के लिए वो लड़ने निकली थी वो लोग अब किसी और के हाथ में ज्यादा सुरक्षित हैं, ज्यादा भला हो रहा है। इस बात को पहचानना और अपने व्यक्तित्व को एक बार पीछे लेकर जाना कितनी बड़ी बात है सर। मतलब नेतृत्व का कितना बड़ा कार्य है ये, अद्भुत है कि स्वयं को डाइल्यूट कर लिया अपनी जनता के लिए, अपने अपने वर्ग के लिए, जिसके लिए जीवन भर संघर्ष किया। ये कार्य सर बहुत बड़े बड़े भाजपाई नहीं कर पाए सर। नहीं आडवाणी जी नहीं, अपने आप को आगे ले गए कि भैया मैं लड़ूंगा, मैं बनूंगा पीएम, मैं भाजपा जाए भाड़ में, सत्ता में आए चाहे ना आए, मैं ही इससे लड़ूंगा। ये ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ा त्याग है और इससे एक एक्चुअली बात ये और बहुत प्रूव बड़ी होती है, बात। इससे एक बात हम्म और प्रूव होती है कि मायावती के लिए उनकी राजनीति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अपने वर्ग की सुरक्षा, उनकी तरक्की, उनकी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस यस, बड़ी और वो बात ये है। जानती हैं, वो ये जानती हैं, अच्छा मायावती बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि कल को यदि सपा की सरकार यूपी में दोबारा आई तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाला वर्ग कोई अगर होगा तो मेरा दलित वर्ग होगा। तो वो ये बता रही हैं कि नहीं, नो, यू आर सेफ इन योगीज हैंड। हम्म ये एक बहुत बड़ा, मैं एक टेक लेता हूं मायावती जी की रैली से। और जी उन्होंने अपने काडर में उत्साह का संचार किया है। इतनी सफल रैली आज की तारीख में सर, इतनी इतनी भीड़ तो मोदी जी के नाम पे नहीं जुटेगी। आज मोदी जी लखनऊ में आ जाए, बीजेपी के ना मतलब एड़ी से चोटी तक नहीं का नहीं, पसीना बहा देंगे, भीड़ नहीं जुटा पाएंगे, नहीं जुटा पाएंगे। अरे नहीं सर, अरे नहीं।
पूरी ताकत यस, लगानी चलिए। पड़ेगी। अरे ठीक, मोदी जी मालदा में भी तीन नहीं चार सर, लाख की भीड़, सर कानपुर में 5 लाख की रूलिंग भीड़ कर पार्टी लेते। रूलिंग पार्टी के पास बहुत से तरीके होते हैं भीड़ जुटाने के। मायावती के पास कौन सा साधन था सर? मायावती के पास कौन सा रिसोर्सेस थे? योगी जी है ना सर। हाँ, योगी जी। ठीक है, ठीक है बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और बड़ी जरूरी बात, इस रैली से एक बड़ी जरूरी बात निकली कि आ, मतलब अस्ताचल में जाता हुआ एक नेता सही लोगों के हाथों में अपनी जनता को सौंप कर जा रहा है। ये नेतृत्व की आखिरी कसौटी होती है, और उसमें मायावती जी एकदम खरी उतर रही है, और इसीलिए सदैव मतलब रहेंगी, कोई शंका नहीं। यही बड़े नेताओं का, बड़े नेतृत्व का कार्य होता है कि एक सही उत्तराधिकारी के हाथों में अपना सौंप कर जाए, और एक्चुअली में अपनी जनता के लिए क्या जरूरी है उसके लिए स्वयं को भी त्याग देना, बड़ा काम, बड़ा काम। बहुत बहुत साधुवाद भारती जी को, बाबा रामदास जी, इस बात को आपने हमारे सामने रखा, और क्या कहते हैं, अपने ज्ञान अनुभव को हमारे साथ साझा किया। तो दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। इन बातों का, बाबा जी की इन बातों का सामने जाना, दूर दूर तक जाना बड़ा आवश्यक है। आप तो सुन ही रहे हैं, आपके माध्यम से और दूर जाए, यही हमारी इच्छा आकांक्षा। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव।